नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज 3 मई शाम देश की ताजा बड़ी खबरें आपके लिए लेकर हाजिर हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं सिर के ऊपर। अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड को लेकर डॉक्टरों का बड़ा खुलासा। दोनों को लगी थी 13 गोलियां, लेकिन सर में गोली लगने से हुई थी अतीक अहमद और अशरफ की मौत। पाकिस्तानी सेना के अधिकारी ने भारत को दी खुली धमकी, कहा युद्ध हुआ तो भारत को घर में घुसकर मारेंगे। अतीक अहमद के वकील को रिमांड पर लेने के लिए नैनी जेल पहुंची प्रयागराज पुलिस, 12 घंटे करेगी पूछताछ। आरजेडी नेता बिशन पटेल ने भाजपा पर बोला बड़ा हमला, कहा किसी कीमत पर भारत को नहीं बनने देंगे हिंदू राष्ट्र, बीजेपी है हिटलरों की पार्टी। मुसलमानों के विरोध में उतरी बीजेपी, कर्नाटक में बीजेपी ने किया ऐलान, कहा सरकार बनी तो मुस्लिम विरोधी कानून एनआरसी को करेंगे लागू। सपा नेता आजम खान ने यूपी पुलिस को दी खुली धमकी, कहा समाजवादी पार्टी की सरकार बनने दो, यही पुलिस तुम्हें सैल्यूट करेगी। मुसलमानों को लेकर बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह का विवादित बयान, कहा मैं नहीं बीजेपी टारगेट शाहीन बाग की तरह आगे बढ़ रहा है, ये पहलवानों का आंदोलन, यहाँ भी है वही ताकतें। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले, वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब शुरू कर लें। इसी के साथ बड़ी खबर निकालते अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड को लेकर डॉक्टरों का बड़ा खुलासा। दोनों को लगी थी 13 गोलियां, लेकिन सर में गोली लगने से हुई थी मौत। चौंसापदे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पुलिस कस्टडी में सरेआम अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद की हत्या की जांच जारी है। हत्याकांड के तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन आज बड़ी अपडेट निकल के सामने रही। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद सबों का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने बड़ा खुलासा किया है। अतीक अहमद और अशरफ की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने खुलासा करते हुए कहा कि अतीक अहमद और अशरफ अहमद को कुल 13 गोलियां लगी थी, लेकिन दोनों के सर में जो पहली गोली लगी थी उससे अतीक अहमद और अशरफ की मौत हुई। इससे उन्हें गंभीर चोटें आई और उनकी मौत हो गई। डॉक्टरों के मुताबिक अतीक और अशरफ अहमद को लगी कुल 13 गोलियों में से अतीक अहमद को 8 गोलियां लगी थी, जबकि अशरफ को 5 गोलियां लगी थी, लेकिन शरीर के और अंगों के बजाय उनके जो सर में पहली गोलियां लगी थी उनसे अतीक और अशरफ की मौत हुई। ये बड़ा खुलासा डॉक्टरों ने आज किया है। इसी के साथ बड़ी खबर निकालते पाकिस्तान के मेजर जनरल ने भारत को दी खुली धमकी, कहा युद्ध हुआ तो भारत को घर में घुसकर मारेंगे। चौंसापदे पाकिस्तानी सेना के मीडिया बिग इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस के डीजी मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भारत को घर में घुसकर मारने की धमकी दी है। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध वाली स्थिति पैदा होने के बीच मेजर जनरल शरीफ ने कहा कि किसी भी तरह की लड़ाई वाली स्थिति में हम भारत को उसके क्षेत्र में घुसकर मारेंगे, हम भारत को मुंह तोड़ जवाब देंगे। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने ऑपरेशन स्विफ्ट स्टार्ट के दौरान ताकत दिखाई है। उन्होंने कहा कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति बनी तो हम भारत को घर में घुसकर मारेंगे। चूंकि बड़ी अपडेट है, खुली धमकी भारत को मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने दी है। इसी के साथ बड़ी खबर निकालते आरजेडी नेता ने भाजपा पर बोला बड़ा हमला, कहा भारत को नहीं बनने देंगे हिंदू राष्ट्र, बीजेपी है हिटलरों की पार्टी। चौंसापदे बिहार के मुजफ्फरपुर में राजद के कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे बिहार सरकार में पूर्व मंत्री बिशन पटेल ने भाजपा पर आज जोरदार हमला बोला है। उन्होंने बीजेपी को हिटलरों की पार्टी करार दिया है। उन्होंने बीजेपी को जर्मन की नाजी पार्टी बताया। उन्होंने हिटलर से बीजेपी की तुलना करते हुए कहा कि बीजेपी इसी तर्ज पर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना बिल्कुल वैसे ही है जैसे जर्मनी ने यहूदियों के साथ किया था। हिटलर कहता था कि दुनिया पर नाजी ही राज कर सकती है, ये यहूदी कहां से आया और यहूदियों का उसने कत्ल किया। उन्होंने आरोप लगाया कि उसी राह पर ये बीजेपी के लोग चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिटलर तो गया, भाजपा वालों तुम भी जाओगे। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, ये मुल्क तुम्हारी वजह से बर्बाद नहीं होने वाला और हम किसी भी कीमत पर जब तक जिंदा हैं भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी वालों की नीति हिटलर की तरह है, जब हिटलर गया तो बीजेपी भी जाएगी और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा शाप हो जाएगा। जो बड़ा हमला आरजेडी नेता ने ये भाजपा पर बोला। बड़ी खबर निकालते आजम खान ने यूपी पुलिस को दी खुली चेतावनी, कहा सपा की सरकार बनने दो, यही पुलिस तुम्हें सैल्यूट करेगी। चौंसापदे यूपी के रामपुर से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान ने आज यूपी पुलिस को खुली चेतावनी दी है। आजम खान ने पुलिस को चेतावनी देते हुए कहा कि राज्य में अगली बार सपा की सरकार बनेगी। आजम खान ने दावा करते हुए कहा कि कब तबे से
रोटी पलट जाएगी। जिन पुलिस वालों ने तुम्हारे घरों से दरवाजे तोड़े हैं, जिन्होंने तुम्हें ठोकरें मारी हैं, वे खड़े होकर उसी बूट से तुम्हें सैल्यूट करेंगे। आजम खान ने कहा कि रोटी तवे पर कब पलट जाए, देखिए जो अधिकारी आज उनके साथ हैं, जो सरकारें बैठे हैं, वह अब जानते हैं कि नेता इस सीमा तक मनमानी कर सकते हैं। आने वाली सरकार इससे भी ज्यादा मनमानी कर रही होगी। आप समझ गए होंगे कि मेरा मतलब क्या है। आजम खान ने कहा कि जो लोग सोचते हैं कि वे हमेशा सत्ता में रहेंगे, उन्हें समझना चाहिए कि यदि अच्छे लोग नहीं रहे तो बुरे लोग कैसे बचेंगे। हमने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और संजय गांधी का युग देखा है, और जो हुआ वह सभी जानते हैं। राजीव गांधी के शरीर का एक टुकड़ा भी नहीं मिला था। उसी तरह अब पुलिस वाले भी तुमसे सैल्यूट करेंगे। और ये भाजपा ये सोचते हैं हम सत्ता में रहेंगे, ये कभी सत्ता में नहीं रहेंगे। मंडल के मुसलमानों के विरोध में उतरी कर्नाटक में बीजेपी चुनाव में किया मुस्लिम विरोधी एनआरसी लागू करने का वादा। 64 पदें। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए सत्ताधारी भाजपा के बाद आज कांग्रेस ने भी मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। एक और जहां भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में मुस्लिम विरोधी कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड और बीपीएल परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर देने की बात कही, तो कांग्रेस ने मंगलवार को जारी किए गए अपने चुनावी मैनिफेस्टो में कई लोगों का भावना वादे किए। कांग्रेस ने सरकार बनने पर बजरंग दल को प्रतिबंधित करने का वादा किया है। वहीं इसी बीच असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने मंगलवार को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के घोषणा पत्र की तारीफ की। उन्होंने कहा कि भाजपा ने राष्ट्रीय नागरिक पंजी एनआरसी लागू करने का वादा सराहनीय कार्य किया। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि कर्नाटक में चुनावी मैनिफेस्टो में भाजपा ने एनसीआर को शामिल करने का सराहनीय कार्य किया, मगर एनआरसी सिर्फ एक विशेष राज्य तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय व्यापी एनआरसी वक्त की जरूरत है। आज तक हमारे पास भारतीय नागरिकों को कोई राष्ट्रीय रजिस्टर नहीं है, आधार नागरिक का संकेत नहीं है। हमें नहीं पता कि देश के संसाधन एक भारतीय नागरिक के पास जा रहे हैं, ये एक गैर नागरिक के पास है। मैं एनआरसी का ऐलान करने वाले कर्नाटक भाजपा के फैसले का स्वागत करता हूँ। सो बड़ी अपडेट है, क्योंकि भाजपा ने मुस्लिम विरोधी कानून एनआरसी को वादा किया है कि अगर बीजेपी कर्नाटक में सरकार बनती है तो हम इसको लागू करेंगे। इसी के साथ अतीक अहमद के वकील को रिमांड पर लेने के लिए नैनी जेल पहुंची प्रयागराज पुलिस। 12 घंटे होगी पूछताछ। 64 पदें। अतीक अहमद के वकील खान सौलत हनीफ की मुश्किल लगातार बढ़ती जा रही है। कोर्ट ने वकील खान सौलत हनीफ की पुलिस कस्टडी रिमांड को मंजूर कर लिया है। प्रयागराज पुलिस अतीक अहमद के वकील खान सौलत हनीफ को रिमांड पर लेने की नैनी जेल पहुंच चुकी है। बुधवार यानी आज पुलिस अतीक के वकील से 12 घंटे तक पूछताछ करेगी। ऐसे में अतीक से जुड़े कई अहम सवालों को लेकर जवाब उनसे मांगा जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक प्रयागराज स्थित धूमरगंज थाना की पुलिस ने अतीक के वकील खान सौलत हनीफ को उमेशपाल हत्याकांड में उमेशपाल की हत्या की साजिश रचने और शूटरों की मदद करने का आरोपी बनाया है। पुलिस उपायुक्त दीपक भूनकर ने कहा कि विवेचना के दौरान खान सौलत हनीफ के खिलाफ साक्ष्य मिले हैं। धूमरगंज थाने में प्राथमिकता में भारतीय सहायता धारा 120B के तहत खान सौलत हनीफ का नाम जोड़ा गया। उन्होंने बताया कि विवेचना के दौरान उमेशपाल की हत्या से पहले खान सौलत हनीफ द्वारा अतीक के बेटे असद को उमेशपाल की फोटो भेजने का तथ्य प्रकाश में सामने आया है। इसलिए बड़ी अपडेट निकल के सामने। इस समय अभी अतीक अहमद के वकील नैनी जेल में बंद हैं, लेकिन आज उनसे प्रयागराज पुलिस 12 घंटे पूछताछ करेगी। ब्रजभूषण शरण सिंह का मुसलमानों को लेकर विवादित बयान। कहा मैं नहीं, बीजेपी टारगेट शाहीन बाग की तरह बढ़ रहा है ये आंदोलन। यहाँ भी है वहीं ताकतें। 64 दिल्ली में पहलवानों के आंदोलन का आज 10वां दिन है। आंदोलन को लेकर आज ब्रजभूषण सिंह ने पहलवानों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि इनका टारगेट मैं नहीं बल्कि मेरी पार्टी बीजेपी है। ब्रजभूषण ने दावा किया कि यह आंदोलन अब शाहीन बाग की तरह बढ़ रहा है। यहाँ भी वही ताकतें मौजूद हैं जो उस आंदोलन में थी। ब्रजभूषण ने कहा कि अगर मेरी पार्टी मुझसे इस्तीफा देने के लिए कहेगी तो मैं देर नहीं करूंगा और अपना इस्तीफा सौंप दूंगा। मैं कौन सा गलत काम किया है, मैं इस्तीफा दूंगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है और दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच करी। जांच का परिणाम तो आने दो। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे ऊपर जिन नाबालिग लड़कियों ने आरोप लगाए वह कौन है और मेरे ऊपर क्या आरोप हैं। ब्रजभूषण ने कहा कि मेरे खिलाफ 4 महीनों तक सोच समझने के बाद एफआईआर दर्ज कराई गई है। कमेटी के पास जो लड़कियां गई हैं जिनके रिकॉर्ड दर्ज किए गए हैं, उन लड़कियों में नाबालिग लड़की का नाम नहीं है। मैंने एक ऑडियो कमेटी और सरकार को भी दी थी जिसमें वशंग पुनिया कह रहे हैं कि एक लड़की को किसी भी तरह
इंतजार करवाओ। इन लड़कियों ने कई महीने इंतजार किया और अब धरने पर बैठ गए। मेरे खिलाफ कई महीनों से षड्यंत्र रचा जा रहा है। ब्रजभूषण सिंह ने कहा कि जो ताकतें किसान आंदोलन और शाहीन बाग में सक्रिय थी, जो प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर हमला करते हैं, वही ताकतें पहलवानों के धरने में दिखाई दे रही है। मेरा इस्तीफा इनका मकसद नहीं है, मैं तो एक बहाना हूं। इनका निशाना मेरी पार्टी बीजेपी है, जो सुपर या फिर निकल के सामने आ रही है। मुसलमानों का जो CAA नागरिकता संशोधन कानून को लेकर धरना प्रदर्शन शाहीन बाग में चला था, उस पर अब इन्होंने सीधा निशाना साधा है और इस मामले को भी हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश अब बीजेपी के यौन शोषण मामले में जो इन पर आरोप लगे हैं, उस मामले से बचने के लिए अब हिंदू मुसलमान पूरी तरीके से करने में